तुम जिस तरह मुझे छोड़कर भागे थे ना, उस दिन के बाद से मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। दिल कर रहा था तुम्हें खूब मारूं। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है। एक बार भी बचाने की कोशिश नहीं की और इमाम साहब की मार से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बाजी ने एक साथ मुझ पर लफ्ज़ों का सिलाब गिरा दिया था। जो बातें मैं सोचा करता था इस वाक़ये के बारे में, आज वो बाजी ने मुझे मुंह पर कह रही थी। खैर, मैं झिझकते हुए बोला, बाजी मुझे भी बहुत मारा था इमाम साहब ने, और उस वक्त मुझको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भाग खड़ा हुआ। बाजी ने यह बात सुनकर फिर मुझे गुस्से से गिरेबान पकड़कर पीछे चारपाई पर धक्का दिया और आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, फ़हीम तुम जानते नहीं उस दिन के बाद क्या हुआ। फिर एकदम से बाजी उठकर चारपाई पर बैठ गई और मैं भी उठ गया। बाजी ने दोनों हाथ अपने मुंह में दिए हुए थे और लग रहा था कि जैसे उनके आंसू निकल रहे हों। मैं अपनी कमीज ठीक करते हुए रफ्ता रफ्ता बाजी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बताएं तो क्या हुआ था। बाजी ने एक नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, बहुत बड़ी मुसीबत और दर्द में गुजारे हैं मैंने वो दिन। 4 महीने होने को आए हैं। इमाम साहब तो मुझसे बात ही नहीं करते और गालियाँ भी देते हैं। जब भी मौका मिलता है लान तान भी करते हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह इतनी नहीं। मुझे अपनी बेटियों की ज़्यादा फ़िक्र है। मैंने कहा, क्या मतलब बाजी। बाजी ने बस क्या बताऊं फ़हीम, तुम्हारे जाने के बाद उस दिन इमाम साहब ने मुझे बहुत मारा पीटा। 1 हफ्ते तक मेरे जिस्म में दर्द रहा और निशानात भी बन गए कमर पर, जो कि अब भी बाकी हैं। इमाम साहब ने मुझे तलाक तो नहीं दी और कहा कि इससे मेरी ही बदनामी होगी, और ये समझ कर कि मैं एक गंदी औरत हूँ और कहीं मेरी बेटियाँ ख़राब ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने सालेहा और हफ्सा की शादी कर दी है। बाजी हाथों में मुंह देकर सिसक सिसक कर रोने लगी। ये बात सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा, क्योंकि सालेहा और हफ्सा की उम्र तो बहुत कम थी। इतनी छोटी उम्र में क्यों कर शादी कर दी और किसके साथ कर दी, मैं ये सोच रहा था। फिर बाजी से पूछा, लेकिन बाजी किसके साथ कर दी। बाजी ने कहा, तुम्हारे इमाम साहब के 2 तबलीगी दोस्त हैं और दोनों बहुत बड़ी उम्र के हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो दोनों ही मेरी बेटियों से उम्र में बहुत ही बड़े हैं। पता नहीं कैसे जालिम और सफाक होंगे। अब तक शादी के बाद से मेरी दोनों बेटियां घर नहीं आईं, क्योंकि वो दोनों मुल्तान रहते हैं और तुम्हारे इमाम साहब भी तबलीग के काम के सिलसिले में वहाँ गए थे। शायद सालेहा और हफ्सा से भी मिलाए। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बाजी ये तो बहुत बुरा किया इमाम साहब ने। फिर मैं बोला कि बाजी चलें, आपको तलाक तो नहीं दी ना इमाम साहब ने। बाजी ने पलट कर मुझे गुस्से से देखा और कहा, बेगैरत कहीं के, मेरे साथ जो जुल्म हुआ है वो क्या कम है जो अब तलाक का जुल्म भी हो। मैं इस इमाम साहब से खुद तंग हूँ, बस चाहते हुए भी आगे से ज़ुबान नहीं चलाती उनके। फिर बाजी से मैंने पूछा, अच्छा तो आज आपने ये सब बातें बताने के लिए मुझे बुलाया था। बाजी ने फिर गुस्से से देखा और गिरेबान पकड़कर मुझे अपने करीब करते हुए बोली, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि तुमसे अपना बदला लेने के लिए। बाजी की आंखों में खुमार झलक रहा था, जैसे बाजी अब नशे में आ गई हूँ। मैंने कहा, बाजी क्या बदला। बाजी ने कहा, तुमने बेवफाई की है मेरे साथ, एक बार भी पूछने नहीं आए कि मेरा किस हाल में हूँ। मैंने कहा, कैसे आता बाजी, दिल तो करता था लेकिन डरता था। बाजी ने कहा, बस इसीलिए आज मैंने हिम्मत की और तुम्हारे घर आई। फिर बाजी ने मुझे छोड़ा और कहा, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। बाजी बाथरूम में गई और मैं सोचों में पड़ गया। इमाम साहब इतने जालिम और सफाक कैसे हो सकते हैं कि अपनी बेटियों की शादी बड़ी उम्र के आदमियों से कर दी। आखिर ऐसी भी क्या मौत पड़ी थी। बाजी ने फिर गुस्से से देखा और गिरेबान, शायद बस ये वकियानास लोग होते ही ऐसे हैं कि इनको बदनामी का डर होता है। इमाम साहब ने भी वही काम किया होगा, इसलिए कि बाजी की वजह से उसकी बेटियां ना ख़राब हो जाएं। लेकिन बाजी इतनी भी ख़राब नहीं है और ना ही मैंने दिल में कभी ऐसा गुमान किया था कि बाजी ने मेरे यानी अपने शागिर्द के साथ ताल्लुक़ बनाए हैं, तो मैं इसको कोई 2 नंबर चालू औरत समझता। और ऐसे वो लोग होते हैं जो खुद तो दुनिया जहाँ के दलाल होते हैं, सारी बदकारियाँ भी कर लेते हैं और इल्ज़ाम उस लड़की या उस औरत पर लगाते हैं जिसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाते हैं। इमाम साहब के ऊपर मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये गुस्सा उसके आगे कुछ भी नहीं था जो कि इमाम साहब को मुझ पर था। अगर वो उस वक्त मुझे अपने घर में बैठा देख लें तो मेरी जान ही ले लें। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि बाजी मुंह धोकर बाथरूम से बाहर निकली और सीधा किचन की तरफ गई। मेरे दिल में शैतान ने खटका दिया, लेकिन मैंने सोचा ये वक्त मुनासिब नहीं। अभी अभी तो बाजी रोकर मुंह धोकर बाहर निकली हैं, क्या पता किस मूड में हो। खैर, मैं 10-15 मिनट चारपाई पर ही बैठा रहा और बाजी किचन में से निकली और उनके हाथ में चाय की ट्रे थी।
बाजी ने मेरे आगे चाय पेश की और मैंने कप उठा लिया, चुपचाप और चाय पीने लगा। बाजी मेरे सामने कुर्सी रख कर उस पर बैठी थी। मैं और बाजी मुसलसल एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। चाय पीते पीते मेरी नज़र बाजी के गले पर पड़ी। बाजी वैसे भी अब ओपन थी। इतना कुछ तो हो चुका था मेरे और उनके दरमियान। बाजी आयशा ने सीने पर दुपट्टा लिया हुआ था लेकिन सर पर नहीं। अब कमरे में लफ्ज़ों से ज़्यादा महसूस करने की बात थी। खामोशी थी। हालत ऐसी थी कि मुंह से एक लफ्ज़ भी मुश्किल निकलते थे। इतने में बाजी ने चाय ख़त्म की और मुझे भी कहा कि जल्दी ख़त्म करो चाय। मैंने 2-3 घूंट भरे और चाय ख़त्म की तो बाजी ने कप ट्रे में डाले और बाजी किचन में गई। मेरे दिमाग पर शहवत सवार हो गई। बाजी आयशा किचन में गई तो मेरे दिमाग पर शहवत सवार थी। आज मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। मैं दबे पाँव उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो बाजी किचन में बर्तन धो रही, दूसरी तरफ मुंह करके, और उनकी बैक साइड मेरी तरफ थी। मैंने बिना कोई टाइम ज़ाया किए बाजी आयशा को आगे होकर दबोच लिया। बाजी एकदम से हिली और बोली, फ़हीम कमीने, ये क्या हरकत है? बर्तन धो रही हूँ मैं, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, इतने दिनों बाद तो मौका मिला है बाजी। बाजी ने भी मुज़ाहमत छोड़ दी और बाजी ने गर्दन घुमाकर सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा और मुझे गिरेबान से पकड़कर उठा लिया और गुस्से से कहा कि ये क्या हरकत है फ़हीम? मैंने बाजी की आंखों में आंखें डालकर भींचते हुए कहा, कुछ नहीं बाजी, इसलिए मैंने सोचा भी तो जो करने को मिल रहा है वो करूं। और फिर हम दुनिया से बेखबर होकर ख्वाबों की दुनिया में खो गए। फिर बाजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कमरे में जाकर मैंने पंखा चलाया और चारपाई पर लेट गया। जिस्म अभी भी हरकत कर रहा था और सांस हरकतें तेज़ कर रही थी, लेकिन दिलो दिमाग पर एक सरूर की कैफियत तारी हो गई थी। इतने महीनों बाद भाभी के साथ बात की थी और मैं मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर सोचते सोचते फिर से इमाम साहब का ख्याल दिल में आया। मैं सोचने लगा, इमाम साहब भी कितने जालिम हैं। अपनी दोनों बेटियों की शादियां इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। खैर, बार बार दिमाग को इधर उधर की सोचें घेर लेती। बाजी तकरीबन 10 मिनट बाद बाथरूम से निकलकर कमरे में आई, एक निगाह मुझ पर डाली और मेरे पास चारपाई पर बैठने के इरादे से करीब आई। मैं ज़रा सिरक कर बाजी को जगह दी। फिर बाजी चारपाई पर बैठ गई। फिर मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मुझे बाजी का इस तरह मेरे सर के बालों में हाथ फेरना बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर हमारे दरमियान खामोशी रही। फिर बाजी ने ही बात का आगाज़ किया और बाजी और मैं बातें करने लगे। बाजी ने कहा, बस बस, ज़्यादा बातें नहीं करो तुम बिना बस। फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी हुई। फिर मैंने बाजी को मस्ती वाले अंदाज में कहा, क्यों बाजी, क्या इमाम साहब आपको कभी प्यार नहीं किया? बाजी मुझे गिरबान से पकड़ते हुए बोली, फ़हीम, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। मेरा शौहर मुझसे नाराज़ है और अब राज़ी भी हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। मेरे साथ बहुत बदतर सलूक हो रहा है। देखा नहीं था तुमने उस दिन कितनी बुरी तरह मारा था मुझे? मैं बाजी को प्यार से देखते हुए, बाजी मैं हूँ ना आपके साथ। मेरे बालों में हाथ फेरते हुए, फ़हीम, तुम सच बताओ, तुमने कभी किसी को बताया तो नहीं ना हमारे ताल्लुक़ के बारे में? मैंने कहा, नहीं बाजी, मैं क्यों बताऊँगा, मुझे मरना थोड़ी है। लेकिन भाभी, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इमाम साहब ने भी उस दिन के बाद से किसी को शिकायत क्यों नहीं की। मुझे तो लग रहा था वो मेरे घर आकर मेरी अम्मी या चाचा अफजाल को बता देंगे। बाजी संजीदा अंदाज में, पागल, वो क्यों ये ख़तरा मोल लेते? कोई इंसान अपने घर की इज्जत को बेइज्जत क्यों करवाएगा? अपने घर की बात बाहर करके उसकी अपनी ही बेइज्जती होती है। इसलिए वो चुप हो गए और घर की बात घर में ही रहने दी। और मुझे भी तलाक का ख़तरा था, लेकिन उन्होंने इसी वजह से नहीं दी कि उनको खुद की बदनामी होगी। बाजी की आंखों में आंसू देखकर उनको अपने साथ गले लगा लिया और बोला, बाजी, मैं आपका साथ हमेशा दूंगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बाजी ने कहा, अच्छा अब देखो, इमाम साहब कल आ जाएंगे, इसलिए तुम घर ना आ जाना। वैसे ही वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। अब उनको तुम पर भी बहुत गुस्सा है। बाजी ने कहा, अब तो वो सुबह के टाइम भी घर पर ही होते हैं। सलमा और मैं तो मदरसे गए होते हैं। अगर मुझे आना हुआ तो मैं खुद ही आऊँगी तुम्हारे घर, जिस दिन इमाम साहब घर पर नहीं होंगे। मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया। बाजी की ये बात सुनकर मैं बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, बाजी, इतने दिन मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा? आपको तो पता नहीं कब आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पता लग जाए। इस वक्त इमाम साहब घर पर नहीं होंगे। बाजी कुछ सोचते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, है तो बहुत मुश्किल, लेकिन अब मैं किसी भी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती। यहाँ अलबत्ता हफ्ते वाले दिन इमाम साहब सुबह 10 बजे कहीं जाते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद ही वापस आते हैं। अगर वो गए तो मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊँगी। 1-2 हफ्ते ठीक है ना? मैंने कहा, बाजी, ये ठीक रहेगा।
बाजी ने कहा चलो अब तुम घर चले जाओ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। मैं बाजी को संजीदा नज़रों से आंखों में देखते हुए बोला, क्यों बाजी, अब तो इमाम साहब भी नहीं, अब क्यों चला जाऊं? बाजी हैरत से कहने लगी, क्यों, अब क्या इरादा है भाई तुम्हारा? मैंने कहा बाजी एक और बार हो जाए। बाजी हैरत से कहने लगी, कमीने अभी तो किया है। बाजी ने संजीदा अंदाज में कहा, फ़हीम पागल मत बनो। मैंने कहा मुझे नहीं पता बाजी, कुछ सोचते हुए मेरी आंखों में देखते हुए अच्छा कहा, अच्छा ठीक है। बाजी खामोशी से मेरी आंखों में देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लीं कि अचानक बाहर दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैं और बाजी डर गए और मैं सोचने लगा इस वक्त कौन सुअर का बच्चा आ गया है घर। बाजी जल्दी से उठी, दुपट्टा पहनकर दरवाज़ा खोलने चली गई। मैंने चुप करके कमरे से बाहर देखा तो मुझे कारी साहब का भाई ज़हीरुद्दीन अंदर आता हुआ नज़र आया। ज़हीरुद्दीन को देखकर मेरी हवाई उड़ गई, मेरी सीटी गुम हो गई। मैंने सोचा ये कमबख्त इस वक्त क्या करने आ गया। मेरे ख्याल में बाजी नहीं चाहती थी कि वो घर के अंदर आए, वो ज़बरदस्ती आ गया था। और मैं जो कमरे के पीछे छुपा हुआ था, ज़हीरुद्दीन ने एकदम से दरवाज़ा खोला और मेरा सर दीवार से जा लगा और ज़हीरुद्दीन और मेरी नज़रें मिल गईं। ज़हीरुद्दीन मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा और फिर बाजी जैसे ही कमरे में पहुंची तो वो कभी बाजी को देखता और कभी मुझे। फिर ज़हीरुद्दीन बाजी की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है आजकल, ये क्या करने आ रहा है इधर? बाजी ने ज़हीरुद्दीन की तरफ गुस्से से देखा और कहा, ज़हीरुद्दीन तुम जाओ इस वक्त यहाँ से। ज़हीरुद्दीन ने कहा, चला जाऊँगा, खाना ख़राब। फिर ज़हीरुद्दीन ने बाजी से कहा, आजकल इससे गलत काम करवा रही हो, और फिर हंसने लगा। बाजी ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया और बाजी ने आगे बढ़कर ज़हीरुद्दीन का गिरेबान पकड़ लिया और फिर 2-3 गालियाँ दी। ज़हीरुद्दीन ने बाजी के बालों से पकड़ा और 2-3 चांटे मारे। मैं ये देखकर डर गया लेकिन गुस्सा भी आ गया। फिर ज़हीरुद्दीन ने बाजी को चारपाई पर सर मारा और पीछे बालों से पकड़कर खड़ा हो गया और गालियाँ बकने लगा और बाजी आह आह करने लगी। बाजी की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मुझे इस सूरत हाल को देखकर कुछ समझ ना आया। मैं डर भी रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे कुछ ना सूझा, और मैंने पीछे होकर ज़हीर के गले में हाथ डालकर उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारे और जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगा। ये देखकर ज़हीर मेरे पीछे भागा और मैं दरवाज़ा खोलकर घर की तरफ भागने लगा। जब मैं घर की गली में मुड़ा तो ज़हीर वहीं रुक कर वापस जा चुका था। फिर मैंने डरते डरते अपने घर आ गया। घर पहुंचकर मैं सीधा बाथरूम में घुसा, थोड़ी सांस बहाल की और बाथरूम से मुंह हाथ धोकर सीधा कमरे में आ गया और बेड पर लंबा हो गया। मेरे दिमाग पर सख्त खौफ और गुस्सा सवार था। पता नहीं मेरी ज़िंदगी के साथ क्या मसला था। जब भी बाजी के साथ कुछ करने लगा तो कोई ना कोई दरवाजे पर आन पड़ता। मेरी ज़िंदगी ना हुई कोई फिल्म का सीन हो गया।